Hello, everybody. I hope you all are doing very well. So am I. गाइस, आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो क्या होता है सर? पोर्टफोलियो मतलब व्हेन अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज आर कंबाइंड सो एज टू मेक श्योर कि उन सबका रिस्क जो हो मिनिमम हो और उनसे जो रिटर्न आने वाला हो वो मैक्सिमम हो। दैट इज पोर्टफोलियो एंड दैट द प्रोसेस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। गाइज, ये जो अपना चैप्टर है ये एएफएम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर के लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत चाहिए। ओके, और ये पूरा चैप्टर लिंक्ड है एक कॉन्सेप्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो अगर आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ गई ना तो श्योरली आप दूसरी तीसरी चीजें भी बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज with a motive of maximum returns and minimum risk for the investor। अब सर आप ये चीज देखना कि रिस्क और रिटर्न है ना पूरे एएफएम भर में ऐसे ढोलू और भोलू दो भाइयों की तरह हमारे साथ चलते ही रहेंगे। हर जगह जहां पे भी रिटर्न आएगा वहां रिस्क आएगा। इट इज कंपल्सरी। ओके, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बेसिकली हम तीन थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। एक है मार्कोविच मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय मार्कोविट्स, सेकंड इज कैपिटल प्राइसिंग थ्योरी एंड थर्ड इज आर्बिट्रेज थ्योरी। तीनों का ऑलमोस्ट एक इक्वल अच्छा वेटेज है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स के मार्क्स। बट सबसे जो प्रायर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन तीनों में से, दैट इज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय हेनरी मार्कोविट्स। अब सर ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या है? ऐसे कुछ ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी भी थी क्या? तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में हेनरी मार्कोविस ये कहना चाहते हैं कि द कॉन्सेप्ट दैट वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन ओनली वन स्टॉक और शेयर, he should have a portfolio of such securities so as to have a diversification benefit। अब बहुत ही एक मशहूर इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मॉडर्न हेनरी मार्कोविट्स का कहना भी कुछ वैसा ही है कि आप फंड्स में डाइवर्सिफाई कर दीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जब मोदी जी का टेन्योर था 24 जैन या 23 साल, सारे के सारे जो स्टॉक्स थे, पीएसयू स्टॉक्स, गवर्नमेंट स्टॉक्स और ऑलमोस्ट पूरा स्टॉक मार्केट एक अलग बूम पे था, एक अलग बबल बना हुआ था स्टॉक मार्केट का। तो तब अगर कोई इंसान ये सोचता कि मैं काम करता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए, मेरी पूरी लाइफ की सेविंग्स मैं डाल देता हूँ स्टॉक मार्केट में। अब क्या होगा? 1 करोड़ डाल दूंगा, बढ़िया, हर महीने 10-15% रिटर्न आ ही रहा है। एक साल में तो एक के 2-2.5 करोड़ हो जाएंगे, फिर बढ़िया निकाल लूंगा। ठीक है, जिस किसी ने ये गलती की थी वो आज सब भुगत रहे हैं, क्योंकि उनका 1 करोड़ अब 60-70 लाख भी मुश्किल से बचा होगा कि नहीं, आई डोंट नो। बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज, ताकि आप रिस्क कम से कम अट्रैक्ट करें और रिटर्न सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करें। अब सर ये क्यों करना पड़ता है हमें कि रिस्क कम से कम या रिटर्न ज्यादा से ज्यादा? सी गाइस, हर एक इंसान की एक मेंटालिटी है कि उसको बहुत रिटर्न चाहिए, सबसे ज्यादा रिटर्न उसी इंसान को चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि रिटर्न होगा लेकिन रिस्क नहीं होगा। तो पूरा एएफएम में यही कॉन्सेप्ट्स है, हाउ टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, सो एज एक इन्वेस्टर को एक बैलेंस्ड रिटर्न मिले अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज इन्वेस्टेड। तो ये था एक इंट्रोडक्शन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का। अब आते हैं हम इस चैप्टर के टेक्निकल पार्ट पे, जो एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत रेलेवेंट होगा। वो सारे कैलकुलेशंस, वो सारे डेरिवेशंस, वो सारे फॉर्मूलाज एकदम श्योर शॉर्ट तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। जैसे अब तक समझाया है, अभी भी मैं ही समझाऊंगा। एकदम निश्चिंत रहे, पानी के 2-2 घूंट लगाएं और बस चालू करते हैं। फर्स्ट,
is calculation of expected return and risk for single security. अब सर ये क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी? एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कि मार्केट क्या रिटर्न दे रहा है और उस रिटर्न से रिलेटेड क्या रिस्क है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क फॉर अ सिंगल सिक्योरिटी. अब टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न हम दो टाइप ऑफ वेज देखते हैं. फर्स्ट इज यूजिंग द पास्ट डेटा एंड द नेक्स्ट इज यूजिंग द फ्यूचर डेटा. पास्ट डेटा को बोला जाता है एक्स पोस्ट एनालिसिस, फ्यूचर डेटा को बोला जाता है एक्स एंटे एनालिसिस. ये कुछ टर्म्स है, आप याद मत रखना, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए. तो फर्स्ट अपन चालू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क यूजिंग पास्ट डेटा. पास्ट डेटा तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है विच इज एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न मतलब व्हाट इज द रिटर्न ऑफ my security in one single year is known as annual return. इसको देखते हैं. डिविडेंड प्लस एक्सपेक्टेड प्राइस एट ईयर एंड माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100. ओके, इससे क्या समझा सर आपको? इससे दो चीजें समझी. पहला कि रिटर्न्स में दो कंपोनेंट होते हैं. पहला तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, ओके. सेकेंड जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ माय शेयर्स. कुछ सुना सुना लगा कैपिटल एप्रिसिएशन? अपन इनकम टैक्स में पढ़ते हैं. कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि से एक्सपेक्टेड है कि मेरा इस शेयर में इन्वेस्टमेंट एट द ईयर एंड वुड बी 500, ओके, और इनिशियल प्राइस जो मैंने उसे खरीदा था दैट इज 400. तो व्हाट इज माय कैपिटल गेन और कैपिटल एप्रिसिएशन? दैट इज 100 रुपीज. एंड वो ईयरली एक डिविडेंड देगा विच इज अराउंड 10%. तो 40 रुपीज उसका, तो 40 प्लस 10 दैट वुड बी 140 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, बिकॉज उस बेस पे, उस इनिशियल प्राइस पे अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करना है. सो पहली ये चीज थी एनुअल रिटर्न. हर साल का अपन एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. और उसके बाद सेकंड आएंगे अपन एक्सपेक्टेड और एवरेज रिटर्न पे. एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न जैसे कि नाम आपको क्लियर किया होगा इज द एवरेज ऑफ वेरियस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज, इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, और जो एनुअल रिटर्न है उसे डिनोट करते हैं एक्स से. तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. समेशन ऑफ एक्स मतलब टोटल ऑफ ऑल नंबर ऑफ रिटर्न्स, जितने भी हमारे एनुअल रिटर्न्स है उन सबका टोटल. एन इज द नंबर ऑफ एनुअल रिटर्न्स ऑफ द सिक्योरिटी, जितने ईयर्स या जितने टाइम पीरियड हम ले रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड इज कैलकुलेशन ऑफ रिस्क. अब सर रिस्क क्या होती है? रिस्क पैसे डूबने की होती है. रिस्क होती है कि मैंने जो रिटर्न चाहा है वो मुझे ना मिले. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क इन लेमन लैंग्वेज. In financial world, risk is associated with two things. First is standard deviation. Second is variance. Okay. अब सर variance क्या होता है, standard deviation क्या होता है? जैसे कि इन दोनों के नाम से ही आपको थोड़ी हिंट लग गई होगी. Variance मतलब कि how much is the variance of the returns that I have expected. For example, I have expected a 10% return. Okay. तो हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने 10% एक्सपेक्ट किया और 10 ही मिला हो. कई बार कम हो सकता है, कई बार ज्यादा हो सकता है. तो कम ज्यादा वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम वरायंस कहते हैं. और उसी वरायंस से आता है स्टैंडर्ड डेविएशन. क्योंकि वरायंस जो है वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं होता. दैट्स व्हाई वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन इन द बेटर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट. आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा. अपन नीचे जस्ट इस नीचे एक एग्जांपल लेंगे, फिर सारी चीजें एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड, वरायंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा. ओके. तो वरायंस का फॉर्मूला रहेगा, वरायंस इसे डिनोट किया जाता है
ये इसका डेनोटेशन है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, विच इज एक्स अपन ने पढ़ा एनुअल रिटर्न, एक्स बार एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एंड स्टैंडर्ड वेरिएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी यहाँ पे गलती से वेरिएशन लिखा हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन is denoted by this and it's just the under root of variance, because variance जो होता है वो होगा परसेंटेज स्क्वायर में। ओके, तो आप परसेंटेज स्क्वायर में किसी को नहीं बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो शेयर है वो 60 परसेंटेज स्क्वायर से हिल सकता है या ऊपर नीचे हो सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक बेटर प्रेजेंटेबल टर्म चाहिए which is standard deviation, तो it is calculated like this। तो इन दोनों फॉर्मूलेज में जो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार है वो है सम टोटल ऑफ डेविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब सर इतनी इंग्लिश बोली समझ में ही नहीं आई, हिंदी में बताता हूँ। सम टोटल मतलब के समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एनुअल रिटर्न फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, एनुअल रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न का डेविएशन जो है उसका स्क्वायर इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। ओके, समझ आया? एक और बार बताता हूं, इट इज सम ऑफ डेविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एनुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, एंड एन इज आवर नंबर ऑफ एनुअल रिटर्न्स ऑफ द सिक्योरिटी। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जांपल P0 शेयर प्राइस एट द 0th ईयर इज 100। ये है सारे एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट ईच ईयर एंड, और उस हर साल की डिविडेंड भी है। तो ईयर 1 का एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस 150, नेक्स्ट 200, 250, 300, 350। नेक्स्ट इज डिविडेंड 15, 20, 25, 30, 35। एक परफेक्ट ग्रोइंग मार्केट है। अब सबसे पहले हम एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो एनुअल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? x इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का क्या होगा, जो उस फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है, डिविडेंड लिख लिया हमने, प्लस द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द ईयर एंड माइनस द इनिशियल शेयर प्राइस, ओके, डिवाइडेड बाय द इनिशियल शेयर प्राइस इनटू 100। तो पहले साल का हमारा रिटर्न आया 65%। ओके, उसी तरह से हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हर साल का एनुअल रिटर्न निकालेंगे। हर साल के एनुअल रिटर्न अपन ने कैलकुलेट कर लिए। मैंने ये एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं ताकि हम रिवीजन में कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर पाए, ना कि कैलकुलेशंस पार्ट पे। कैलकुलेशंस तो आप प्रैक्टिस से बहुत अच्छे कर ही लेंगे, नो डाउट, बट ये रिवीजन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हमने कैलकुलेट किया एनुअल रिटर्न फॉर ईच ईयर। नाउ द एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज एक्स बार। एक्स बार को कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? जितने भी एनुअल रिटर्न्स है उनको टोटल किया, उनका एक सिंपल एवरेज लिया डिवाइडेड बाय 5 एंड वी गेट द एक्स बार विच इज एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न 41.9%। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमें रिस्क और रिस्क कैलकुलेट करना है। रिस्क में दो कंपोनेंट पढ़े थे हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरिएंस। ओके, अब उसके लिए एक टेबल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप ऐसे ही टेबल से प्रैक्टिस करना और एग्जाम में ही आपको बहुत कन्वीनियंट लगेगा, और आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के, वो इस फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाएंगे। तो ईयर लिखे पहले हमने 1, 2, 3, 4, 5, देन जो एनुअल रिटर्न हमने ऊपर कैलकुलेट किए 500 साल के, एक्स बार आ गया 41.90। अब हर साल के एनुअल रिटर्न को हम एक्स बार से माइनस करेंगे। जो हमने देखा था
deviation of annual return from expected return. This is deviation of expected return, annual return from expected return. 65 minus 41.9, 23.1 and so on. जब हम कैलकुलेट करेंगे we would get x minus x bar. अब क्योंकि x minus x bar ये नेगेटिव में होता है, we need to हमें इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. वो कैसे होगा? when we would square of this. so x minus x bar का होल स्क्वायर. तो जब अपन होल स्क्वायर करते हैं तो वो सारे नेगेटिव साइंस हट जाते हैं एंड वी वुड गेट अ फिगर एज 857.87. ये परसेंटेज स्क्वायर है, ठीक है. जब हमने फिगर्स को स्क्वायर किया तो उसके साथ जो एसोसिएटेड परसेंटेज था वो भी स्क्वायर हो गया, विच इज परसेंटेज स्क्वायर. अब ये जो फिगर है ये काम आएगी हमारे वरायंस कैलकुलेट करने में. वरायंस क्या था? दिस समेशन ऑफ x minus x bar का होल स्क्वायर divided by n. n in our case is 5. Hence जो वरायंस है वो है 171.57 परसेंटेज स्क्वायर. अब सर आप समझो, आप अपने शेयर एडवाइजर के पास गए और आपने बोला कि इस पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा. तो उसने बोला कि आपको 20% रिटर्न मिलेगा. तो सर इसमें रिस्क क्या रहेगी, फिर कितना ऊपर नीचे हो सकता है ये? तो सर ये 171% परसेंटेज स्क्वायर का रिस्क है इसमें. आप बोलेंगे है ये क्या होता है भाई, इतना 20% तो कमा रहा हूं मैं, 171 कहाँ से आया? तो जैसे कि आप हम सब एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में चाहते हैं कि हमारा डेविएशन या हमारा रिस्क कितना रहे, तो हम उससे वरायंस से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इसीलिए हमें वरायंस से एक थोड़ा रिफाइंड वर्जन चाहिए ताकि हम रिस्क को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए, दैट हाउ मच इज द रिस्क एसोसिएटेड विथ माय सिक्योरिटी और विथ माय स्टॉक. हेंस हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वरायंस which is root of 171.57. अब जो फिगर आई विथ 13%, ओके, अब ये एक्चुअली डिनोट करती है रिस्क. ओके, अब क्योंकि ये रूट था तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर था, इसको भी अपन ने रूट कर लिए, और जो ये परसेंटेज स्क्वायर था ये भी कट गया यहाँ से. तो वी वुड गेट एब्सोल्यूट 13.10%. अब आप किसी को बोलो कि आप 30% का रिटर्न है आपका और 13% का डेविएशन है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये किसी को भी समझने में बहुत इजी होता है. ओके, दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज देयर. तो इन दिस होल एग्जाम्पल हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 41.9% जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर, उसमें एक रिस्क है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ 13.10%. ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, एज सिंपल एज दैट. तो ये था अपने मार्कोविट्स पोर्टफोलियो का सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी यूजिंग पास्ट डेटा. अब जैसे कि अपन ने कैलकुलेट किया यूजिंग पास्ट डेटा, वैसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग फ्यूचर डेटा. अब सर फ्यूचर डेटा को फ्यूचर डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी को गेम में लाके. ओके, समझा दूंगा, कोई दिक्कत मत रखना, शांति से बस सुनना. ओके, फर्स्ट एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न तो वही रहेगा जो अपन ने पास्ट डेटा में कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली सेम. डिविडेंड प्लस शेयर प्राइस एट द ईयर एंड माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100. ये है हमारा एनुअल रिटर्न. ओके, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न में n की जगह यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विच इज p. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या रहेगा? समेशन p ऑफ x. p मतलब कि क्योंकि हम एक फ्यूचर डेटा देख रहे हैं तो हम
एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि 1 साल बाद मुझे 20% मिलेगा या 2 साल बाद 20% मिलेगा, नहीं। आप जब एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी आता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट थिंग हैपनिंग। तो जब भी हम फ्यूचर डेटा से रिलेटेड कोई रिस्क या रिटर्न निकालते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी का आना बहुत ही ऑब्वियस है। हेंस हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं विच इज समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। अब हियर पी ऑफ एक्स इज टोटल of probability into annual returns of securities. ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। अब उसी तरह से रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी भी निकाली जाएगी विच इज वरायंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आप खुद सोचिए, उसमें क्या बोलते हैं, पास्ट डेटा में क्या था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। परफेक्टली थॉट। Variance is summation of p into x minus x bar का whole square. And standard deviation is again the same, the root of variance. That is summation of p into x minus x bar का whole square. ये था एक basic understanding of the expected return and the risk using past data and using the future data. अब फ्यूचर डेटा वाले केस में भी, प्रोबेबिलिटी वाले केस में एक एग्जांपल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आते हैं फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द सिंगल सिक्योरिटी। एनुअल रिटर्न दिए हमें हर साल के और उस हर साल की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। ओके, तो अब चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। एनुअल रिटर्न है 10, 12, 8, 7, 10.5। उन सारे साल की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। अब probability into annual return, we would get p of x, and this all the total of it would be expected return x bar, that is 10, which is summation of p of x. This is summation of p of x. Okay, अब नेक्स्ट जो अपना स्टेप रहता है वो रहता है x माइनस एक्स बार। तो x बार है अपने पास 10, x है अपने पास ये रिस्पेक्टिव ईयर्स की है, तो x माइनस एक्स बार अपन कैलकुलेट करेंगे, देन यू वुड स्क्वायर टू रिमूव द नेगेटिव साइंस। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को इनटू प्रोबेबिलिटी से। ओके, हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया टू अराइव एट द वरायंस। ओके, वरायंस क्या था, समेशन ऑफ p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट variance is 4.075 that we have calculated. Next, standard deviation is root of variance, which is 2.02%. Okay, सिंपल, समझ में आया आप सबको? आपको कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट कीजिएगा ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो कि इस डिस्क्रिप्शन वीडियो में मैं डाल दूंगा। एंड क्योंकि ये गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, पास्ट डेटा, फ्यूचर डेटा पढ़ा है, ये अब एक बेस बनता है चैप्टर का। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक बार और देख लेना अप टू दिस पार्ट, बिकॉज ये एक बेस बनाने वाला है फॉर द फ्यूचर, सॉरी, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सॉरी। अब नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा वो एक बेस बनाने के लिए था। एक्चुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहां से चालू होता है कि पोर्टफोलियो एज अ होल हम उसका रिटर्न देखें, पोर्टफोलियो एज अ होल का हम रिस्क देखें। ओके, चालू करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इसको डिनोट करते हैं हम ERP से, which is weight of A into expected return of A, weight of B into expected return of B, and so on, जो भी लास्ट वेट होगा और लास्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। Herein
वेट जो है WAWB इज वेट ऑफ द सिक्योरिटी एंड ERB इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी। अब सर ये वेट्स कैसे कैलकुलेट करें हम, कि क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा कि इस सिक्योरिटी का इतना वेट है या क्या रहेगा। तो उसी के लिए देयर इज अ पॉइंट टू रिमेंबर दैट if the weight of the securities is not given in the question, then it should be considered as the initial investment amount. Initial investment amount मतलब मैंने शेयर्स में इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया है, या तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ओके, अब सर कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, कैसे करें समझ नहीं आ रहा। आओ एक एग्जांपल से समझाता हूं। ओके, SS Learnings has invested in the following securities. ओके, सिक्योरिटी X, Y and Z, उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10, 12, 14, नंबर ऑफ शेयर्स है एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब कैलकुलेट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो रिक्वायर्ड रिटर्न के लिए दो एलिमेंट्स चाहिए हमें, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द वेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, वेट कैसे कैलकुलेट करें, सीधा सीधा तो दिया नहीं हुआ है। तो वेट हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द शेयर्स एंड उनके मार्केट प्राइस, which is number of shares is 1500, 800, उनके मार्केट प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिलेगी ऑन दोज शेयर्स, एंड हर उस शेयर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जब डिवाइड करेंगे देन वी वुड बी गेटिंग अ परसेंटेज, और हर शेयर का वो परसेंटेज होगा विच कॉन्स्टिट्यूट इट्स वेट। गॉट इट? कैसे कैलकुलेट किया हमने? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हर एक सिक्योरिटी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे हम टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे। वी वुड बी गेटिंग अ परसेंटेज विच वुड बी कंसिडर्ड एज इट्स वेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। गॉट इट? समझ में आया? गुड। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 which is the expected return into the weight of that particular security, next return of the particular security into weight, next return into weight। कैलकुलेट करने में पता चला that the expected return of the portfolio is 11.98%। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, ये अपन ने देखा कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करते समय हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वेट ऑफ एक्स इनटू क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, सिंपल आ गया। नहीं, क्योंकि रिस्क में बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है, तो उससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है विच इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब सर ये क्या होता है, बताता हूँ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट measures how strongly two stocks move together on the scale of -1 to +1। ओके, क्या हुआ सर कि कोरिलेशन हमें ये बताता है कि कोई भी दो स्टॉक्स कितना एक साथ मूव करते हैं या कितना ऑपोजिट मूव करते हैं। ओके, ऑन द स्केल ऑफ -1 to +1, जितने भी फॉर एग्जांपल हम दो स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे तो उनमें कोरिलेशन का एक मैथमेटिकल फिगर आएगा विच वुड बी बिटवीन -1 एंड +1। परफेक्ट जो +1 होगा वो क्या डिनोट करेगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्या डिनोट करेगा कि स्टॉक्स जो है वो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है, एक नीचे आता है तो दूसरा भी नीचे आता है। अगर स्टॉक -1 है तो ये क्या बताता है कि स्टॉक
जो है वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। एक नीचे आता है तो दूसरा ऊपर जाता है, दूसरा ऊपर आता है तो तीसरा नीचे, सॉरी, पहला ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, ऐसे। अगर जीरो है, अगर उनका कोरिलेशन जीरो आता है, कई बार आता है कोई क्वेश्चंस में जीरो कोरिलेशन, तो ये क्या बताता है कि वो जो दोनों स्टॉक्स है, दोनों सिक्योरिटीज है, वो बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है, दैट इज नॉट इवन स्लाइटली कोरिलेटेड। मतलब एक अगर 10% ऊपर जा रहा है तो दूसरा 40% नीचे जा सकता है, या 100% ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो कोरिलेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? तो कोरिलेशन को सबसे पहले डिनोट किया जाता है आर ऑफ एक्स वाई से। ओके, एक्स वाई मतलब कोई सिक्योरिटी। सो आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई divided by standard deviation of x into standard deviation of y. R of xy is correlation coefficient. Covariance is covariance between x and y. This is standard deviation of x and standard deviation of y. अब सर कोवरायंस क्या होता है? हमने वरायंस तो देखा। तो कोवरायंस बेसिकली जो नाम में ही उसका मीनिंग है दैट कोई भी सिक्योरिटीज, दो सिक्योरिटीज का कंबाइंडली अगर मैं एक वरायंस बताना चाहूँ तो वो क्या होगा, दैट इज द कोवरायंस। ओके, हम सीखेंगे ये आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए, कोवरायंस इज दो सिक्योरिटीज का कंबाइंड वरायंस। ओके, अब देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला, अगर r प्लस वन है तो परफेक्ट कोरिलेटेड है पॉजिटिवली, r माइनस वन है परफेक्टली कोरिलेटेड नेगेटिवली, r जीरो है तो स्टॉक से रिलेटेड नहीं है। ओके, अब इस ही फॉर्मूले को हम थोड़ा अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, इससे एक और फॉर्मूला बनता है विच इज, अगर हम ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसे हम इस साइड भेजते हैं तो क्या होगा, तो इस तरफ आएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इससे एक और फॉर्मूला बनता है जो कि ये होता है कि कई बार कोवेरिएंस हमें डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, जो आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा उससे, तो हम कोवेरिएंस ऐसे निकालेंगे। कई क्वेश्चंस में इसकी नीड है तो आप ध्यान रखना। ओके, तो यही बोला गया है आगे दैट कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई वुड बी कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, अब सर इतना कोवेरिएंस कोवेरिएंस कोवेरिएंस, इतना तो मैंने अपनी एक्स को भी याद नहीं किया जितना आपने इतनी देर में कोवेरिएंस को याद कर लिया। ओके, तो आते हैं हम कोवेरिएंस पे। ओके, आप अपनी एक्स पे मत आना, वो गई गई, आप भी कोवेरिएंस पे आ जाओ, ठीक है। तो कोवेरिएंस इज नथिंग बट अ जॉइंट डेविएशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज। कुछ नहीं गया सर, बाउंसर गया एकदम, मिचेल स्टार्क का बाउंसर। ओके, मैं समझाता हूँ, एक एक करके डिकोड करते हैं। जॉइंट डेविएशन, जॉइंट डेविएशन मतलब दोनों का मिला के जो डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम व्हाट, ऑफ व्हाट, ऑफ एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, इन दोनों को, इन दोनों के जॉइंट डेविएशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नोन एज द कोवेरिएंस। ओके, अब जैसे कि हमने एकदम स्टार्ट ऑफ द वीडियो में पढ़ा था ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पास्ट एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रेजेंट, वैसे ही कोवेरिएंस जो है हम दो केसेस में निकालते हैं, इन केस ऑफ पास्ट डेटा, इन केस ऑफ फ्यूचर डेटा। ओके, अब मैं आपको फॉर्मूले से ये डेफिनेशन को और थोड़ा क्लियरली बताऊंगा। ओके, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज समेशन ऑफ x minus x bar into y minus y bar divided by n. Okay,
wherein covariance COVXY is covariance x minus x bar. Okay, अब देखना x minus x bar is total is summation of joint deviations of annual return. Joint deviation x minus x bar y minus y bar दोनों joint deviation of annual return from the expected return x minus x bar and y minus y bar of both the securities, दोनों securities. अब आई एम श्योर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. ओके, इसी को अगर हम फ्यूचर डेटा में कैलकुलेट करना चाहे तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई वुड बी समेशन ऑफ p into x minus x bar and y minus y bar. Okay, wherein covariance of x and y is equal to covariance of x and y, and summation of p x minus x bar and y minus y bar is total of probability into the same definition, total of joint deviations from annual return from expected return of both the securities. ये था कोवेरिएंस. इससे पहले पढ़ा हमने कोरिलेशन. अब इन दोनों का यूज करते हुए हम आगे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे. तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो में क्या रहेगा? जैसे सिंगल सिक्योरिटी के रिस्क में दो चीजें थी, पोर्टफोलियो की सिक्योरिटी में भी दो ही चीजें रहेगी, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम कोवेरिएंस और कोरिलेशन को अच्छे से समझ पाए. ओके, ईयर 1 1 2 3 सिक्योरिटी एक्स का हमें रिटर्न दिया हुआ है, सिक्योरिटी वाई का हमें एनुअल रिटर्न दिया हुआ है. ओके, दोनों एनुअल रिटर्न. अब समझते हैं इन द केस ऑफ द पास्ट डेटा, जो फर्स्ट वाला था कोवेरिएंस और कोरिलेशन. ओके, जस्ट अ सेकंड. हाँ, ईयर 1 2 3 दोनों के एनुअल रिटर्न लिखे गए. ओके, एनुअल रिटर्न से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाय n. x का निकाला यहाँ पे सिक्योरिटी y का निकाला और x का निकाला. ओके, 16.67 x का, 21.33 y का. x minus x bar किया which is 18 minus 16.67 and so far, and y minus y bar किया 22 minus 21.33 and so far. अब दोनों का जॉइंट डेविएशन देखना है फ्रॉम एनुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न, फ्रॉम एनुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो x minus x bar into y minus y bar, this into this, this into this, this into this, we get 20.34 as a result. अब सेम x minus x bar का होल स्क्वायर and y minus y bar का होल स्क्वायर for the other calculation purposes. x minus x bar, y minus y bar. Okay, तो x minus x bar 15.56 and y minus y bar is 32.67. Okay, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x उसका रूट. वेरिएंस ऑफ x कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? x minus x bar का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, which is 15.56 divided by 3 under root is 2.28% of standard deviation of x, and standard deviation of y is 3.30% in the same way. कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद करो, अभी 1 मिनट पहले पढ़ा था बस. समेशन ऑफ x minus x bar y minus y bar divided by n. Okay, अब summation of x minus x bar y minus y bar is 20.34 divided by n gives 6.78 परसेंटेज स्क्वायर. ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे दो परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमें परसेंटेज स्क्वायर मिलेगा. ओके, अगेन जैसे वेरिएंस एक परसेंटेज स्क्वायर में था तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, कोवेरिएंस भी परसेंटेज स्क्वायर में इज नॉट एक्सप्रेसेबल. ओके, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस बताया. नेक्स्ट इज द कोरिलेशन, जो अपना मेन पार्ट है कैलकुलेशन का, इज कोवेरिएंस
6.78 परसेंटेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.28 into 3.30 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, हमें मिलता है कोरिलेशन एज 0.90। अब एक चीज और नोटिस की होगी आपने, ये जो परसेंटेज स्क्वायर है और यहाँ जो दोनों के परसेंटेज थे, नीचे न्यूमरेटर में, सॉरी, हाँ, नीचे दोनों के जो परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई होके परसेंटेज स्क्वायर हो गए और ऊपर के परसेंटेज स्क्वायर से कैंसिल हो गए। दैट्स वाई वी गेट अ सिंगल होल फिगर इज 0.90। अब सर 0.90 से आपको क्या समझ में आता है? ओके, या मैं क्या समझू दैट 0.90 इज? तो 0.90 ये डिनोट करता है विच इज क्लोज टू 1, that the security is almost perfectly positively correlated। अगर x का रिटर्न ऊपर जाता है तो y का रिटर्न भी ऊपर जाएगा, x रिटर्न नीचे आता है तो y का रिटर्न भी नीचे आएगा। एज सिंपल इज दैट। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, बस फ्यूचर डेटा के हिसाब से। ओके, प्रोबेबिलिटी को पिक्चर में लाके कैलकुलेट कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। प्रोबेबिलिटी दी गई है 3 टाइप, सिक्योरिटी, एक्स वाई के रिटर्न्स दिए, एनुअल रिटर्न्स। प्रोबेबिलिटी लिखी हमने 0.5, 0.3, 0.2, दोनों साल के रिटर्न देखे। पी ऑफ एक्स लिखा, पी ऑफ वाई किया, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, वाई इंटू प्रोबेबिलिटी। ओके, तो पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, इससे अपन ने एक्स बार और वाई बार निकाल दिया। एक्स बार इज 18%, वाई बार इज 21.9%। नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार कैलकुलेट किया। देन पी ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार, this into this probability, we get the covariance as 4.80. Next is p of x minus x bar का whole square for standard deviation and p of y minus y bar का whole square for standard deviation। तो standard deviation आया अपना root of this variance of both x and y, which is 1.73 and 2.77%। Next, the correlation of x and y is 4.80, which is covariance divided by 1.73 into 2.77। अब ये आता है completely 1। अब सर completely 1 का क्या हुआ कि जैसे आप देखना कि जब सिक्योरिटी x बढ़ रही है, एक कांस्टेंट, एक x बढ़ा, देन बढ़ा, गिरा, इसका भी एग्जैक्टली सेम तब आएगा, बढ़ा बढ़ा देन गिरा, और ऑलमोस्ट सेम नंबर्स से है, तो इनका जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट आता है। ओके, मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर लिए इस चीज को दैट द कोरिलेशन बिटवीन दीज एक्स एंड वाई इज परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ओके, तो ये था कोरिलेशन और ये कोवेरिएंस का पूरा टॉपिक जो अपन ने बहुत इन डिटेल बहुत अच्छे से समझा। ओके, अब जो कोरिलेशन और ये कोवेरिएंस है, ये अब हेल्प करेंगे हमें जो एक्चुअल रिस्क है पोर्टफोलियो का वो कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअल रिस्क क्या है? जो सिक्योरिटी का है वही पोर्टफोलियो का है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। गॉट इट? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, अब इसमें सबसे पहला है पोर्टफोलियो विथ 2 सिक्योरिटीज। ओके, हम एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें सिर्फ 2 ही सिक्योरिटीज है। ओके, अब पोर्टफोलियो विथ 2 सिक्योरिटीज, जो इसी से मेजर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले पोर्टफोलियो ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ दैट पोर्टफोलियो व्हिच कंटेन्स 2 सिक्योरिटीज। ओके, तो पोर्टफोलियो ऑफ वेरिएंस इज वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू वेरिएंस, वेट ऑफ वाई का स्क्वायर इनटू वेरिएंस, प्लस 2 weight of x into weight of y into standard deviation of x into standard deviation of y and correlation of x and y। अब सर आपने ये फॉर्मूला देखा
और सीधा आप पहुंच गए फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में। ठीक है, कैसे? कुछ तो देखा देखा लग रहा है ये। ओके, ये स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस, तो ये क्या है सर? ये है बचपन में जो हम पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, देखना, दिस इज ए, दिस इज सॉरी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, अब सर ये ए बी कहाँ से क्या, समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। सिंगल सिक्योरिटी का वरायंस जो होता है वरायंस, वो क्या होता है? दैट सिंगल सिक्योरिटी का स्क्वायर। ओके, अब दो सिंगल सिक्योरिटीज को अगर हम कंबाइन करते हैं, ओके, सिक्योरिटी ए, सॉरी, सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। ओके, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर को हम मिक्स टोटल करेंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को अगर हमें खोलना है तो हम कैसे खोलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। एग्जैक्टली यही किया है हमने नीचे। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो पोर्टफोलियो का वरायंस होगा वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, वरायंस वेट ऑफ वाई का स्क्वायर, वरायंस ऑफ वाई प्लस टू इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इंटू कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, कोरिलेशन जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक कोरिलेशन और क्या होता है? कोवरायंस ऑफ एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो कभी अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं दिया रहा है और ये सारी चीजें दी रहे, या इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया रहा है, तो आप आर ऑफ एक्स वाई को इस फॉर्मूले से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज सेम रूट ऑफ द वैरिएंस। गॉट इट? नेक्स्ट, इन केस ऑफ पोर्टफोलियो विथ थ्री सिक्योरिटीज। ओके, ये थ्री सिक्योरिटीज वाला जो है, ये एग्जाम में जनरली आता नहीं है, या अगर आता है तो थोड़े ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मैथमेटिकली इसको करेक्ट करना एक बार में, इट्स प्रिटी मच नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज आप खुद ही देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो पोर्टफोलियो विथ थ्री सिक्योरिटीज। ओके, पोर्टफोलियो का वरायंस, दैट इज पोर्टफोलियो वरायंस इज इक्वल टू, ओके, अब ये क्या होगा? जो हमने बचपन में अगेन जो फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ओके, ये जो हमने पढ़ा था एग्जैक्टली यही ये फॉर्मूला है। ओके, वेट ऑफ एक्स इंटू वरायंस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ वाई इंटू वरायंस ऑफ वाई का स्क्वायर। ओके, अब सर आप बोलेंगे कि ए बी ये तो सिंगल है, तो हम यहाँ पे वेट क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो बच्चों याद रखना, हम पोर्टफोलियो का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में हर सिक्योरिटी का एक डेजिग्नेटेड डिजाइंड वेट होगा। ओके, इसीलिए हम वेट से भी, वेट को भी इंक्लूड कर रहे हैं इन सारी चीजों। ओके, तो वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, वरायंस ऑफ एक्स का, वेट ऑफ वाई का स्क्वायर, वरायंस ऑफ वाई, वेट ऑफ जेड का स्क्वायर, वरायंस ऑफ जेड। अब टू एक्स एंड वाई, टू वाई एंड जेड एंड टू एक्स एंड जेड, इससे आपको मिलेगा पोर्टफोलियो का वैरिएंस। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं स्टार्ट में क्यों बोल रहा था कि ये आना थोड़ा कम प्रोबेबल है, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम इससे 15 मिनट में एक सिंपल सा एक कैलकुलेटिव टर्म सॉल्व कर पाए। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अगेन द सेम पोर्टफोलियो का वैरिएंस। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, दैट इज मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ओके,
अब सर ऊपर हमने बात की कि वेट हम अपने क्या बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू, इन सब के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो मिनिमम वैरायंस पोर्टफोलियो है ये बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ वेट ऑफ सिक्योरिटीज विच अचीव्स द लोएस्ट पॉसिबल रिस्क और वैरायंस। ओके, अब सर कैसे कैसे ये अचीव करता हूँ तो समझते हैं, आ जाओ। It is a combination of securities which achieves the lowest possible risk, that is variance. Okay. Now, how it is calculated, how the weights are calculated of a minimum risk portfolio. So, the weight of A is equal to variance of, the variance of X minus, sorry, यहाँ पे X लिखता हूँ, okay. Sorry guys. So, the weight of X is equal to variance of X minus covariance of XY divided by variance of X plus variance of Y minus 2 covariance X and Y। सर क्या था, कुछ समझ ही नहीं आया, वरायंस ये वो दिस दैट, तो मैं समझाता हूँ, एक मिनट बस। ओके, अब मुझे वेट ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ एक्स दैट आई शुड गिव सो दैट कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एकदम मिनिमम रिस्क के साथ रहे। तो उसका फॉर्मूला है वरायंस ऑफ एक्स माइनस कोवरायंस ऑफ एक्स वाई, ओके, divided by variance of x plus variance of y minus 2 covariance xy। अब इसे सिंपली याद करने का मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। ओके, ये लिख लो, दूसरे का वरायंस माइनस कोवरायंस डिवाइडेड बाय दोनों का वरायंस माइनस 2 कोवरायंस। ओके, अब इसके इन डेप्थ क्या बोलते हैं डेरिवेशन या अंडरस्टैंडिंग पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स अ रिवीजन लेक्चर। अब बस इसको सिंपली ऐसे याद रखिए कि दूसरे का वरायंस माइनस कोवरायंस डिवाइडेड बाय दोनों का वरायंस माइनस 2 इंटू कोवरायंस, दैट इज व्हाट नोन एज द मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब हमने एक का वेट कैलकुलेट कर लिया, उसी तरह से हम दूसरे का वेट भी कैलकुलेट करेंगे विच इज वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। ओके, तो इससे हमें दोनों का वेट मिल जाएगा। तो ये था एक वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। आप श्योरली इसे बहुत अच्छे करके जाइएगा, इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस पे बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है कि वरायंस है, किसका वरायंस, एक्स का कि वाई का, दिस दैट। ओके, तो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू कैलकुलेट द वेट इन केस ऑफ मिनिमम वरायंस पोर्टफोलियो, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ओके, फॉर एग्जांपल हम वेट ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट सिक्योरिटी, तो माइंड में आना चाहिए वेट ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, मैंने गलती से एक्स लिख दिया था, यहाँ पे वाई आएगा। ओके, तो सिंपली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, दूसरे का वरायंस माइनस कोवरायंस, ये रहेगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में रहेगा दोनों का वरायंस विच इज वरायंस ऑफ एक्स प्लस वरायंस ऑफ वाई माइनस, अब दोनों का वरायंस है तो माइनस 2 को वरायंस। सिंपल, ऐसे याद रखें। अब नेक्स्ट आते हैं इफिशिएंट फ्रंटियर मॉडल। ओके, अब सर ये ऑलमोस्ट लास्ट लेग पे हैं हम मार्कोविक्स पोर्टफोलियो के। तो सर ये इफिशिएंट फ्रंटियर मॉडल क्या होता है? ओके, इफिशिएंट फ्रंटियर मेथड एक कर्व है
जो बताती है कि बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियोज कौन से होंगे सर, आप खुद ही बताओ, एफिशिएंट को बाजू में रखो। बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो सर वही होंगे जो ऑफर करेंगे हाईएस्ट रिटर्न विद द मिनिमम रिस्क। बस एफिशिएंट फ्रंटायर भी यही बोलता है, द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज दैट ऑफर द हाईएस्ट रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। ओके, अब क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे या क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे ऑफ द एफिशिएंट फ्रंटायर। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा पहले पोर्टफोलियो कैसे कंसिडर करें हम ऑफ कंसिडरिंग द एफिशिएंट फ्रंटायर। तो फर्स्ट आपको कंसिडर करना है सिक्योरिटीज हैविंग हायर रिटर्न विथ सेम और लोअर लेवल ऑफ रिस्क। पहला आप वो सिक्योरिटीज पिक करेंगे विच हैव हायर रिटर्न विथ सेम और लोअर लेवल ऑफ रिस्क, प्रायोरिटी रिटर्न को। देन ऐसी सिक्योरिटीज जिसका रिस्क लो है विथ सेम लेवल ऑफ रिटर्न। ओके, पहले हमने चूज किया सिक्योरिटीज हाई रिटर्न वाली सेम रिस्क के साथ, देन लोअर रिस्क वाली सेम रिटर्न के साथ। अब इसके बाद जो भी सिक्योरिटीज रहेगी वो रेसिड्यूअल रहेगी, वो सबसे लास्ट में कंसिडर की जाएगी बिकॉज इट वुड बी डीम्ड एज इनएफिशिएंट। ओके, ना तो आपका रिस्क कम है ना तो आपका रिटर्न ज्यादा है कंपैरेटिवली। ओके, यू आर इनएफिशिएंट। ये था एक बेसिक एफिशिएंट फ्रंटायर मेथड। अब द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्कोविट्स पोर्टफोलियो इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ व्यू पॉइंट। ओके, इस नाम से भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ओके, तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होना चाहिए सर, मतलब ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। तो आप सिंपली समझिए क्या बता रहा है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो वेरिएशन जितना कम उतना ज्यादा अच्छा। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा हमेशा कम होना चाहिए। ओके, बिकॉज ये बताएगा कि जो डेविएशन है फ्रॉम मीन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रॉम द मीन इट्स मिनिमम, सो द मिनिमम ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द मीन, द मिनिमम इज बेटर।